वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ एंशिएंट हिस्ट्री यानी संपूर्ण प्राचीन भारत का इतिहास में आज आपको करवाऊँगी। 500 के अराउंड आपको आज में उसमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं और सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरा पाषाण काल से लेकर के आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म और से संगम युग और लास्ट में जब मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है तब तक का सारा इतिहास हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के एक दिन पहले अगर आप इसको पढ़ते हैं ना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूरा पाषाण काल से संबंधित बेलन घाटी कहाँ स्थित है? तो यह है मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में। दूसरा है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? भोपाल, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं। सबसे पहले अन्न उगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? नव पाषाण युग के निवासियों को। पूरा पाषाण काल नहीं बल्कि नव पाषाण युग के निवासियों को। बर्तनों के लिए कुंभकारी सर्वप्रथम किस युग में परिलक्षित होती है? नव पाषाण काल में कुंभकारी सर्वप्रथम। सबसे पहले किस धातु के उपकरण प्रयोग में लाए गए? तो सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। तांबा धातु के उपकरण प्रयोग में लाए गए। आगे बढ़ते हैं। ताम्र पाषाण युग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं चालकोलिथिक युग। ताम्र पाषाण युग को कहते हैं चालकोलिथिक युग। ताम्र पाषाण युग के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा वो करते थे। इनकी देवी कौन थी? मातृ देवी। आगे बढ़ते हैं। गैरिक मृद भांड किस युग में पाया गया है? ये अलग अलग जो पाषाण युग के हैं उनकी जो अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। गैरिक मृद भांड पाया गया है ताम्र पाषाण युग में। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम हड़प्पा सभ्यता। अभी हड़प्पा नामक स्थल कहाँ पर है? यह है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है हड़प्पा जो नामक स्थान है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बारी। फिर है मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। हड़प्पा है पंजाब प्रांत में और मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सिंधु सभ्यता को किस प्रकार की सभ्यता कहा जाता है? तो कहा जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता। इससे पहले हमने पढ़ा कि तांबा धातु की खोज हुई। अब हम आगे सिंधु सभ्यता पे। तो सिंधु सभ्यता को कहा जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ किसने कहा? तो यह कहा है पिगट ने। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कुछ नगर हैं और उनकी स्थिति वो कहाँ पर है? तो पहला स्थल है लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। चन्हूदड़ो, आप इनके नाम पढ़ेंगे बार बार अब। तो चन्हूदड़ो कहाँ पे है? ये सिंध प्रांत में है। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है राजस्थान राज्य में यानी उत्तरी राजस्थान में। और बनवाली है आपका हिसार में। और हिसार कहाँ पर है? हरियाणा। तो ये चार नगर और उनकी स्थिति हमने आपको बताई। हड़प्पा सभ्यता किस आकार में विस्तृत थी? तो यह थी त्रिभुजाकार में विस्तृत। आकार कौन सा था इसका? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख समुद्र तटीय नगर हैं सुरकोतडा एवं सुतकांगी डोर। नाम ध्यान से याद रख लीजिएगा, सुरकोतडा एवं सुतकांगी डोर। सिंधु सभ्यता में बंदरगाह का अस्तित्व किस स्थल से मिलता है? तो लोथल से बंदरगाह मिलते हैं। लोथल कहाँ है? अब इसका पहला आंसर है गुजरात में। गुजरात में कहाँ? अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर अरब सागर तट पर खंबात की खाड़ी में है। तो आपको एग्जाम में गुजरात आ जाएगा, आप गुजरात लिख लीजिएगा। खंबात की खाड़ी आएगा, खंबात की खाड़ी कर लीजिएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ध्यान रख लीजिएगा, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन है कि स्टैटिक जी के है तो ये क्वेश्चन कंटिन्यू आपको कभी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इनका याद होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब है हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। हड़प्पा सभ्यता के कितने स्थलों को नगर की संज्ञा दी जाती है? 6 स्थलों को नगर की संज्ञा दी जाती है। कांसा को किस प्रकार बनाया जाता था? तो कांसा बनाया जाता था तांबा और
टिन मिला करके, कॉपर और टिन मिलाकर। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बाट का प्रयोग करते थे? तो दशमलव प्रणाली पर आधारित बाट का प्रयोग करते थे। फिर है, सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो प्रमुख व्यवसाय था कृषि कार्य। आगे बढ़ते हैं, क्या सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा जा सका है? तो सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। तो यह लिपि किस प्रकार की थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। किस प्रकार की थी? भावचित्रात्मक लिपि थी। अब आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता के 4 प्रमुख स्थल हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में। 4 दिशाओं में 4 प्रमुख स्थल एग्जाम में पूछा जाता है मिलान करने के लिए भी। पूर्व में आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में। पश्चिम में सुदकांगेडोर, यह है पाकिस्तान में। उत्तर में है मांडा, मांडा है कश्मीर में। और दक्षिण में है दायमाबाद, और दायमाबाद आपका कहाँ पर है? यह है आपका महाराष्ट्र में। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिले हैं? तो यह मिले हैं गुजरात से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल मिले हैं गुजरात से। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किसे प्राप्त है? हड़प्पा वासियों को कपास उपजाने का श्रेय प्राप्त है। हल का साक्ष्य, हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता में हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटडा से मिले हैं घोड़े की अस्थियों के अवशेष। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल व रंगपुर से। आपको यहाँ पर कभी कभी धान की भूसी भी पूछ लिया जाता है, तो यह मिले हैं लोथल व रंगपुर से। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम था मेलुहा। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक चित्र किसके मिले हैं? एक श्रृंगी सांड के। कहीं कहीं पर लिखा होगा एक सींग वाले सांड के चित्र मिले हैं सर्वाधिक। फिर है, सिंधु सभ्यता में हवन कुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह मिला है लोथल व कालीबंगा से मिले हैं हवन कुंड के साक्ष्य। सब पूछा जाता है एग्जाम में, क्या क्या कहाँ से मिला हुआ है। क्या सिंधु सभ्यता में गाय के साक्ष्य मिले हैं? तो गाय के साक्ष्य सिंधु सभ्यता में नहीं मिले हैं। इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। फिर है, विश्व में चांदी सर्वप्रथम कहाँ पाई गई? तो चांदी पाई गई सर्वप्रथम भारत में, और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सिंधु सभ्यता से मिले हैं। सैंधव वासियों का मुख्य भोजन क्या था? जौ और गेहूँ था। फिर मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा था विशाल अन्नागार। तो मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन था उसका आंसर है विशाल अन्नागार। नर्तकी की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह भी हुई है आपको मोहनजोदड़ो से, हमें नर्तकी की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। मनके बनाने के कारखाने सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिले हैं? तो चन्हूदड़ों से मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मोहरें अधिकतर किसकी बनी हुई हैं? तो यह बनी हुई है सेलखड़ी की। गोदी बाड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। ठीक है, लोथल यानी बंदरगाह जो मिला है वो भी लोथल का। तो गोदी बाड़ा कहाँ मिला है? लोथल में। तांबे की बनी हुई एका गाड़ी कहाँ से मिली? यह मिली है आपको हड़प्पा से। नेक्स्ट है, किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि आर्य एशिया माइनर यानी मध्य एशिया से भारत आए थे? तो बोगज कोई अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। किसने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना? तो यह माना है मैक्स मूलर ने। आगे बढ़ते हैं, किन 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इसमें नहीं है। ऋग्वेद में कितने मंडल तथा कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में आपके 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं, याद रख लीजिएगा। ऋग्वेद के किस मंडल को सोम मंडल कहा जाता है? तो 9वें मंडल को आपका सोम मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के किस मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का साक्ष्य है? तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। मंडल कौन सा है? 10वां। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति का साक्ष्य है। ये आप याद कर लीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब कुछ ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं, उनके प्राचीन नाम और उनके आधुनिक नाम क्या है? क्रुमु का आधुनिक नाम है कुर्रम। कुभा काबुल। वितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम। अस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब। परवशनी का आधुनिक नाम है रावी। सतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज। विपाशा का आधुनिक नाम है ब्यास।
सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक, दृशद्वती का आधुनिक नाम है घग्गर, गोमती का है गोमल, सुवास्तु का है स्वात और सिंधु का है सिंध। ठीक है, आप इसको पॉज करके याद कर लीजिएगा। कर्मकांड से संबंधित वेद है यजुर्वेद। पूजा पाठ वगैरह किस में है? यजुर्वेद में। पहली बार रासु तथा वाजपेय यज्ञ का उल्लेख किस वेद में हुआ है? वो हुआ है यजुर्वेद में यज्ञों का उल्लेख। कौन सा वेद गद्य तथा पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों में है। दास राज्य युद्ध किसके बीच हुआ था? सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था। तो यह हुआ था परुष्णी या रावी नदी के तट पर। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु। ऋग्वैदिक काल के ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, किस मंडल में है? 3रे मंडल में। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? इसे नदी तमा भी कहा गया है। तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी कहा गया है, नदी तमा भी कहा गया है और इसे नदियों की माता भी कहा गया है। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था होत्री। ऋग्वेद के जो ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होते थे उनको कहा जाता था होत्री। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता अध्वर्यु। इसे कहेंगे अध्वर्यु। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता था? उद्गाता या उदागात्री। 3 याद कर लीजिएगा। सामवेद का है उद्गाता या उदागात्री। सबसे नया वेद कौन सा है? तो सबसे नया वेद है आपका अथर्ववेद, जो वेदत्रयी में नहीं है। जादू टोना तथा तंत्र मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो अथर्ववेद में जादू टोना और तंत्र मंत्र है। ब्राह्मण ग्रंथ किन्हें कहा जाता है? तो वेदों की टीकाओं को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ऋग्वेद में कितनी नदियों का वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद में 21 नदियों का वर्णन मिलता है। आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी विदथ। याद कर लीजिएगा, विदथ थी सबसे प्राचीन संस्था। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रतापी देवता कौन थे? इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रतापी देवता कौन थे? वो थे प्रजापति। और शूद्रों के देवता थे पूषण, जो किससे संबंधित थे? पशुओं से संबंधित थे। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। क्या मिलता है इसमें? आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख, सबसे पहले जो उल्लेख है वो मिलेगा छांदोग्य उपनिषद में। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा कब शुरू हुई? तो यह भी आपकी उत्तर वैदिक काल में। अथर्ववेद ने प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान किन्हें कहा गया है? सभा एवं समिति को। किस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है? तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया था? तो यह किया था अगस्त्य ऋषि ने। क्या ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन था? तो बिल्कुल भी नहीं था। ऋग्वैदिक काल में गाय को क्या माना जाता था? अघन्य, न मारने योग्य। क्या कहते थे? अघन्य। ओम शब्द का सर्वप्रथम निश्चित वर्णन किसमें मिलता है? तो यह मिलेगा आपको बृहदारण्यक उपनिषद में ओम शब्द। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह लिया गया आपके मुंडकोपनिषद से। महाभारत काल में अनार्य जातियों को क्या कहा जाता था? पणिया दास, अनार्य को। ऋग्वेद में वैद्य या चिकित्सक को क्या कहते थे? भेषज कहते थे। प्राचीन भारत के 2 महाकाव्य कौन है? रामायण एवं महाभारत। उत्तर वैदिक ग्रंथ में लोहे को क्या कहा गया है? उत्तर वैदिक काल भी आप इसको लिखिए। उत्तर वैदिक काल में तो लोहे को कहा गया है श्याम अयस तथा कृष्ण अयस। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ दिखाई देता है? तो शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत दिखाई देता है सर्वप्रथम। गोत्र व्यवस्था कब स्थापित हुई? उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था आई थी। प्रथम बार चारों आश्रम की चर्चा किसमें हुई? जाबालोपनिषद में प्रथम बार
चारों आश्रम की चर्चा भी। दर्शन और उनके रचयिता हैं सांख्य दर्शन कपिल का है, योग है पतंजलि का, न्याय है गौतम का, पूर्व मीमांसा है जैमिनी का, उत्तर मीमांसा है बादरायण का, वैशेषिक है कणाद का, और चारवाक दर्शन है आपका चारवाक का। पाउस करके इसको आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए। भारतवर्ष के 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब हम पढ़ते हैं महाजनपद। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज या राजगृह, जिसको पटना एवं गया कहते हैं। वर्तमान का पटना एवं गया वो क्या थी? मगध महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह। कौन सा राज्य घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था महाजनपद में? तो कंबोज राज्य घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। चंपा का प्राचीन नाम क्या था? ये महाजनपद है सारे। चंपा का प्राचीन नाम था आपका मालिनी। 8 कुलों यानी 8 राज्यों का एक संघ कौन सा राज्य था? वज्ज संघ, जो 8 कुलों का एक संघ था। वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? तो पांचाल राज्य को कहा जाता है। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र कौन से थे? कौशल, मगध, वत्स, अवंती। ये बुद्धकालीन थे 4 शक्तिशाली राजतंत्र, कौशल, मगध, वत्स और अवंती। फिर है महाजनपद काल में पूर्वी एवं पश्चिमी तट पर महत्वपूर्ण पत्तन कौन से थे? ताम्रलिप्ति एवं मृगुकच्छ। पूर्वी एवं पश्चिमी तट पे ताम्रलिप्ति एवं मृगुकच्छ। बुद्धकालीन सर्वाधिक बड़ा और शक्तिशाली गणतंत्र कौन सा था? वैशाली का लिच्छवी, सबसे बड़ा और शक्तिशाली वैशाली का लिच्छवी। अब जैन धर्म। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर तथा संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। उनके अनुयायी क्या कहलाते थे? निर्ग्रंथ कहलाते। 24 तीर्थंकर वे, 24वें अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी, अनुयायी थे निर्ग्रंथ। जन्म कब हुआ इनका? 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ और कब हुई? पावापुरी में हुई और 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के 4 व्रत कौन से थे? अहिंसा, अमृषा, अचौर्य, अपरिग्रह। तो पार्श्वनाथ के 4 व्रत थे, अहिंसा, अमृषा, अचौर्य, अपरिग्रह। अब महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के इन 4 व्रतों में एक और महाव्रत जोड़ा, 5वां, वो था ब्रह्मचर्य। तो अब कौन कौन से हो गए 5? अहिंसा, अमृषा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य उनके दामाद थे, जिनका नाम क्या था? जामाली। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है? कैवल्य। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था अहिंसा। प्रथम जैन परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? यह हुई थी पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन परिषद का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? महर्षि देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। कहाँ पे हुआ था? वल्लभी। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। और कब हुई थी? 512 ईस्वी में। 4 क्वेश्चन आपके इसमें है। किसकी अध्यक्षता में? महर्षि देवर्षि क्षमा श्रवण, वल्लभी। वल्लभी कहाँ है? गुजरात। और कब हुई? 512 ईस्वी में। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? चंपा नगरी था। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में, और दिया था पाली भाषा में। जैन धर्म को कर्नाटक में कौन ले गया? तो ले गया चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ ले गया? कर्नाटक में। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए आपको ध्यान से इन्हें याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनाई? तो वो बनाई चामुंड राय ने बनवाई। जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का निर्माण खजुराहो में किसने करवाया? तो चंदेल शासकों ने करवाया खजुराहो में जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का निर्माण।
ठीक है, याद रख लीजिएगा। चंदेल शासकों ने करवाया। महावीर स्वामी ने प्रचार का माध्यम किस भाषा को बनाया? तो प्राकृत भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन है? श्वेतांबर एवं दिगंबर, ये जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जम्भृक ग्राम के निकट और ऋजुपालिका नदी के तट पर। 2 पॉइंट हैं, जम्भृक ग्राम के निकट और ऋजुपालिका नदी के तट पर। जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं सल्लेखना विधि। सल्लेखना विधि। महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म गुरु बना? तो वह बना सुधर्मन। सुधर्मन भी हो कहीं पे, तो सुधर्मन भी है, नाम है सुधर्मन। तो महावीर की मृत्यु के बाद जो जैन धर्म गुरु बना उसका नाम था सुधर्मन। किन जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को क्या कहा गया? तो उन्हें कहा गया है दिगंबर। और श्वेतांबर किनको बोला गया? स्थूलभद्र एवं उनके अनुयायियों को। पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में कहाँ निर्माण प्राप्त हुआ? सम्मेद पर्वत पर। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्टनेमि किसके समकालीन थे? तो अरिष्टनेमि थे कृष्ण के समकालीन। आगे बढ़ते हैं। महावीर की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना। प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। शासक कौन था उस समय? चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। और कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में। यह प्रथम जैन संगीति की सारी डिटेल। अब आ गया आपका बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, तो प्रथम उपदेश दिया गौतम बुद्ध ने अपना सारनाथ में। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट है, बुद्ध की गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? बुद्ध की गृह त्याग की घटना को जानते हैं महाभिनिष्क्रमण। इनको याद लीजिएगा अच्छे से। तो गृह त्याग की घटना है महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश देने की घटना है धर्मचक्र परिवर्तन। और उन्होंने गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था में। और वो प्रक्रिया क्या, घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो उन्हें प्राप्त हुआ था बोध गया में, फल्गु नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे। 3 पॉइंट है, बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे और फल्गु नदी के किनारे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध, धम्म, संघ। अभी हमने जैन धर्म के देखे थे, अब बौद्ध धर्म के देख रहे हैं। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो उनके निवास स्थान को हम कहते हैं विहार। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को कहा जाता है विहार, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो उनके पूजा स्थल को कहा जाता है चैत्य। अलग अलग पॉइंट याद कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म किन 2 पंथों में बट गया? हीनयान और महायान। नेक्स्ट है, बौद्ध साहित्य के 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पूर्व किन गुरुओं से शिक्षा ली थी? तो बुद्ध के 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी बुद्ध ने, आलार कलाम और उदक रामपुत्र। 2 नाम याद कर लीजिएगा। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पूर्व जिन गुरुओं से शिक्षा ली थी, आलार कलाम और उदक रामपुत्र। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने दिए हैं श्रावस्ती पर, ये पूछा जाता है। और प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? हमने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? तो यह किया गया आपका पाली भाषा में। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? पाली भाषा में किया गया। जैन धर्म बौद्ध धर्म में आप डिफ्रेंशिएट करके ज़रूर पढ़िएगा, कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा। तो बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया आपका पाली भाषा में। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग कब से प्रारंभ होता है? तो अभिधम्म पिटक से संस्कृत का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, मिलिंद पुनः पुस्तक जो एक बौद्ध काव्य है, यह किससे संबंधित है? यह है यूनानी राजा मिनेंडर, जिसे मिलिंद भी कहा गया है, तथा बौद्ध विद्वान नागसेन के मध्य जो संवाद है,
यूनानी राजा था मिनेंडर, जिसको क्या कहा गया है, मिलिंद भी इसमें कहा गया है। और एक बौद्ध विद्वान हुए हैं नागसेन। उन दोनों के मध्य जो संवाद हुआ है तो उसी पर आधारित आपकी मिलिंदपन्हो पुस्तक। महायान संप्रदाय के दो भाग कौन से हैं? अब महायान के भी दो भाग हैं, शून्यवाद तथा विज्ञानवाद। अब शून्यवाद किसने चलाया? शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? तो शून्यवाद के प्रवर्तक आपके हैं नागार्जुन। ठीक है, अब इसके बाद आएगा आपका विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन है? तो महायान संप्रदाय भी वो एक जो आपका बौद्ध धर्म था दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। फिर महायान के भी आपके दो भाग हो जाते हैं, शून्यवाद तथा विज्ञानवाद। शून्यवाद चलाया आपका नागार्जुन ने, और विज्ञानवाद के जो प्रवर्तक थे, विज्ञानवाद चलाया आपने मैत्रेय नाथ ने। क्या नाम है? मैत्रेय नाथ। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या था? तो यह था तैत्तिरीय उपनिषद। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अष्टांगिक मार्ग का स्रोत है तैत्तिरीय उपनिषद। प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है सुत्त पिटक को। प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया है सुत्त पिटक। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं क्या कहलाती हैं? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं कहलाती हैं जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। जातक कथाएं किस में वर्णित हैं? तो जातक कथाएं वर्णित हैं आपके सुत्त पिटक में। किस में है? सुत्त पिटक में। ध्यान दीजिएगा हर एक पॉइंट को। जातक कथाएं क्या हैं? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। जातक कथाओं का वर्णन किस में है? आपके सुत्त पिटक में है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? जो छांदोग्य उपनिषद में बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन मिलता है। किस बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया? चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया। कौन कौन? हीनयान और महायान में। किसके बाद? चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर शरीर त्याग किया? तो उन्होंने कुशीनारा नामक स्थान पर शरीर का त्याग किया। बुद्ध द्वारा शरीर त्याग करने की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया है महापरिनिर्वाण। शरीर त्याग करने की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म के प्रसार में किन शासकों का विशिष्ट योगदान था? अशोक, मीनांडर, कनिष्क और हर्षवर्धन। चारों अलग अलग काल के हैं। अशोक, मीनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन इनमें नहीं था। बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र कौन कौन से थे? तो नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे इनके प्रधान केंद्र। अब बौद्ध संगीतियाँ चार हुई, तो उनके स्थान कहाँ पे भी, उनके अध्यक्ष कौन थे और किसके शासनकाल में भी देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति भी है राजगृह। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। शासनकाल था अजात शत्रु का। द्वितीय हुई आपकी वैशाली में। अध्यक्ष था सबाकामी। शासनकाल था कालाशोक। तृतीय हुई है पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस और शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ हुई है कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। यहाँ पर उपाध्यक्ष भी थे, वो थे अश्वघोष। और शासनकाल था आपका कनिष्क का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप स्पेशली इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के इसे याद करते हैं। मैच करने को ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, या ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन से स्थान पर बौद्ध संगीति नहीं हुई थी, किसका शासनकाल था, अध्यक्ष कौन था। तो आपको ये डिटेल से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कह रही हूँ आप इसका पॉज करके इसको ध्यान से पढ़िए या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है बुद्ध के चार आर्य सत्य। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा चारों को। दक्षिण भारत में भागवत आंदोलन का प्रसार किसके द्वारा किया गया? दक्षिण भारत में भागवत आंदोलन का प्रसार किया गया 12 अलवार संतों द्वारा। हम आगे आपको बताएंगे कि अलवार संत किससे संबंधित थे, ये किसके उपासक थे। तो अभी आप याद रख लीजिएगा, दक्षिण भारत में जो भागवत आंदोलन का प्रसार किया था वह किसने किया था? 12 अलवार संतों द्वारा। याद रख लीजिएगा, नंबर कितने हैं इसके? 12 अलवार संतों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वैष्णव धर्म के अब हम आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म हो गया, अब आगे हम वैष्णव धर्म पे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण, और जो कृष्ण थे वो थे वृष्णि कबीले के। जो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे वो कौन थे? वृष्णि कबीले के। विष्णु के 10 अवतार किसमें मिलता है? तो इससे मिलता है इसे पुराण में। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ? गुप्त काल में। दक्षिण भारत में शैव धर्म किन शासकों के समय लोकप्रिय रहा? तो चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव और चोल के समय में शैव धर्म लोकप्रिय रहा। चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल 4 हैं। शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन किन शासकों की मुद्राओं में प्राप्त होता है? तो कुषाण शासकों की मुद्राओं में शिव एवं नंदी हैं। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? रोमन गवर्नर पोंटियंस ने चढ़ाया। अब आ गया हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, और जिसे श्रेणिक भी कहा जाता था। बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कराकर उसे राजधानी बनाया? तो राजगृह का निर्माण कराकर राजधानी बनाया। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंबिसार था बौद्ध धर्म का अनुयायी। बिंबिसार की हत्या किसने की? उसके पुत्र अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या किसने की? उसके पुत्र उदयन ने। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर किस नगर की स्थापना की? पाटलिपुत्र की। बौद्ध ग्रंथों में उदयन को क्या कहा गया है? उसे कहा गया है पितृहंता। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। हर्यक वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? शिशुनाग वंश ने। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? वैशाली में बनाई। कालाशोक, जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, किस वंश का शासक था? शिशुनाग वंश का शासक था। 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। कालाशोक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पाटलिपुत्र ने। शिशुनाग ने वैशाली में बनाई, कालाशोक ने पाटलिपुत्र में बनाई। फिर आ गया नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। और नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। ये आपका नंदवंश भी आपने कंप्लीट हो गया। संस्थापक था महापद्मनंद और अंतिम शासक था घनानंद। अब हम आगे बढ़ते हैं सिकंदर पर। सिकंदर का समकालीन कौन शासक था? तो सिकंदर का समकालीन शासक था घनानंद। अब नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, तो नंद वंश का विनाश किसने किया? नंद वंश का जो अंत किया या नंद वंश का विनाश जो किया वो चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने किया। भारत में ईरानियों द्वारा किस लिपि का प्रचार हुआ? खरोष्ठी लिपि का पश्चिमोत्तर भारत में एवं आर्मीक लिपि का प्रचार हुआ। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ की गई ईरानियों द्वारा। सिकंदर का गुरु कौन था? यूनानी दार्शनिक अरस्तु था। सिकंदर ने अंतिम विजय कहाँ प्राप्त की? तो सिकंदर की अंतिम विजय थी पाटल। सेल्यूकस निकेटर किसका प्रधान सेनापति था? तो वह सिकंदर का प्रधान सेनापति था। सिकंदर की सेना ने किस नदी के आगे जाने से मना कर दिया? ब्यास नदी से। सिकंदर भारत कब आया था? 326 ईसा पूर्व में। वितस्ता का युद्ध या हार्डी स्पीसीज का युद्ध किसके बीच हुआ? सिकंदर और पोरस के बीच। और कहाँ पर हुआ? झेलम नदी के तट पर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा याद कर लीजिएगा। सिकंदर ने अपने द्वारा विजित भारतीय क्षेत्रों को किसको सौंपा? अपने सेनापति फिलिप को सौंपा। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? बेबीलोन में हुई। और कब हुई? 323 ईसा पूर्व में। कब आया? 326, मृत्यु हुई 323 में। सिकंदर के अभियान से भारतीयों को कितने स्थल तथा कितने जलीय मार्गों का पता चला? 4 जलीय मार्गों एवं 4 स्थलीय मार्गों का। अब है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की? 323 ईसा पूर्व में। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? मौर्य काल की राजनैतिक स्थिति और राज प्रबंध से। भारत का पहला महान ऐतिहासिक महान सम्राट किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ अन्य नाम हैं। सेंट्रोकोट्स किसने बोला? यूनानियों ने, जिसमें स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन हैं। एंड्रोकोट्स किसने बोला? प्लूटार्क ने। और चंद्रगुप्त कहाँ है? जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेख या साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के
प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जूनागढ़ अभिलेख किस लिपि में है? तो यह है ब्राह्मी लिपि में। सेल्यूकस निकेटर ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। कहाँ था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की? तो मेगास्थनीज ने रचना की इंडिका की, और इंडिका में मौर्य प्रशासन की बहुत विस्तृत जानकारी आपको मिल जाती है। तो मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका लिखा है। मौर्य काल में विभागों के अध्यक्ष को क्या कहते थे? तो उन्हें कहा जाता था अमात्य। विभागों के अध्यक्ष कहे जाते थे मौर्य काल में, अमात्य कहे जाते थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में विभागों के अध्यक्ष को हम क्या कहते थे? अमात्य कहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जैन गुरु कौन था? वह था भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में और चंद्रागिरी पहाड़ी पर। ध्यान रख लीजिएगा, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रागिरी पहाड़ी पर किसकी मृत्यु हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि से शरीर त्याग किया? संलेखना विधि। जैन धर्म में हमने आपको ये बताया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण कराया पुष्यगुप्त ने। और पुष्यगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल। सुदर्शन झील से संबंधित और भी क्वेश्चन अभी आपको आगे आएंगे। मौर्य काल में आटविक क्या था? तो मौर्य काल में आटविक था वन विभाग का प्रधान। बहुत सारे नाम आएंगे, हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट है आपको इनमें बताए हैं। मौर्य काल में सन्निधाता क्या था? तो सन्निधाता था कोषाध्यक्ष। अब पढ़ते हैं बिंदुसार। यूनानी लेखक बिंदुसार को किस नाम से जानते थे? अमित्रोकेट्स या अमित्र घात। तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था? अशोक तथा सुसीम को भेजा था। अशोक और सुसीम को कहाँ भेजा? तक्षशिला भेजा बिंदुसार ने। बिंदुसार के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत था? डाइमेकस यूनानी राजदूत था। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से क्या मांगा था? 3 चीज़ें मांगी थी, मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। और एंटियोकस ने किसे भेजने से मना कर दिया? तो दार्शनिक भेजने से एंटियोकस ने मना कर दिया। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार के दरबार में कौन सा आजीवक विद्वान रहता था? उसका नाम था पिंगलवत्स। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का राज्यपाल था। चाणक्य ने कितने मौर्य राजाओं के राज्य का संचालन किया? तो 3 मौर्य राजाओं के राज्य का संचालन किया। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य को क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ये उनके बचपन का नाम था। और चाणक्य को अन्य किसी नाम से जाना जाता है? कौटिल्य। चाणक्य को क्या कहते हैं? कौटिल्य भी कहते हैं। अर्थशास्त्र जो राजनीति विज्ञान से संबंधित पुस्तक है, इसकी रचना किसने की? चाणक्य। तो अर्थशास्त्र जो है वो आजकल के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ना होकर के उस समय मौर्य काल की राजनीति से संबंधित पुस्तक थी। तो अर्थशास्त्र, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी चाणक्य द्वारा लिखित, वह किससे संबंधित थी? तो वह राजनीति विज्ञान से संबंधित पुस्तक थी जो किसने लिखी थी? चाणक्य ने। भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है चाणक्य को। क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावली। अब देखते हैं अशोक। अभिलेखों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी अभिलेखों में अशोक को बोला गया है। पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? अशोक वर्धन नाम से। अशोक ने कश्मीर में किस शहर को बसाया? तो अशोक ने कश्मीर में बसाया श्रीनगर को। अशोक ने कलिंग विजय कब प्राप्त की? 261 ईसा पूर्व में। और अशोक के कलिंग विजय की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? 13वें शिलालेख से। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? कलिंग की राजधानी थी आपके तोशली। अशोक का कलिंग विजय बहुत इंपॉर्टेंट। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग कर क्या अपनाया? तो अपनाया धम्म घोष। अशोक की कर नीति की जानकारी किससे प्राप्त होती है? रुम्मिनदेयी अभिलेख से प्राप्त होती है। अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? उपगुप्त ने। अशोक ने किस स्थान को धार्मिक करों से मुक्त कराया? तो लुम्बिनी को धार्मिक करों से मुक्त कराया।
अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। अब मौर्यकालीन साम्राज्य के प्रांत और राजधानियां हैं। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी और प्राची की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अशोक ने किस नई मत की स्थापना की? अशोक का धम्म। अशोक के वृहत शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो 14 वृहत शिलालेख हैं अशोक के। नेक्स्ट है, अशोक के गुफा लेख कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं बाराबर की पहाड़ियों पर। अशोक नाम का उल्लेख उसके किन अभिलेखों से मिलता है? तो मास्की, नेतूर, गुर्जरा और उदयगोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक नाम है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837 में। किसने पढ़ा सर्वप्रथम? जेम्स प्रिंसेप ने। और कब पढ़ा? 1837 में। टोपरा और मेरठ स्तंभों को किसने दिल्ली मंगवाया? फिरोज शाह तुगलक ने मंगवाया। इनको टोपरा और मेरठ स्तंभों को। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। वह लघु स्तंभ लेख जिसे रानी का लेख कहा जाता है वह कहाँ स्थित है? वह है इलाहाबाद में। तो रानी का लेख कहाँ है? इलाहाबाद में। मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? मयूर, मोर। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की? पादरीति फैंतलेर ने 1750 ईस्वी में। पढ़ा किसने और खोज किसने की? ध्यान दीजिएगा। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है, अभिलेख सबसे लंबा है। मौर्य प्रशासन में कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग निर्दिष्ट किए हैं? तो 7 अंग मौर्य प्रशासन में राज्य के निर्दिष्ट किए हैं। किसने किए हैं? कौटिल्य ने किए हैं। और ये 7 अंग कौन कौन से हैं? ये जब आप मेंस का कोई पेपर देते हो तब आप, या यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन देखते हो तो आपको ये ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर आपके लिए इतना बहुत है कि मौर्य प्रशासन में कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग निर्दिष्ट किए हैं। तो अभी आप इतना ध्यान रख लीजिएगा, राज्य के इसने 7 अंग निर्दिष्ट किए हैं, जिसमें राजा, अमात्य, मित्र, कोश इत्यादि कुछ 7 हैं। आपको अभी बताना ज़रूरी नहीं है, आप याद रख लीजिएगा कि ये 7 अंग निर्दिष्ट किए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जनपद न्यायाधीश को मौर्य प्रशासन में क्या कहते थे? रज्जु कहते थे। मौर्य प्रशासन में बलि क्या था? एक प्रकार का भू राजस्व था। और ब्याज को मौर्य प्रशासन में क्या कहा जाता था? रूपिका या आपका परीक्षण। रूपिका एवं परीक्षण किसको कहते थे? ब्याज को। मौर्य वंश के पश्चात किसने राज्य स्थापित किया? शुंग वंश ने स्थापित किया। पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो वह मौर्यों का सेनापति था जिसने क्या करी? शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग किसकी हत्या करके राजा बना था? मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग राजा बना था। किसकी हत्या की? बृहद्रथ की। पुष्यमित्र शुंग किस धर्म का उपासक था? तो यह था ब्राह्मण धर्म का उपासक। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी थी विदिशा। याद कर लीजिएगा, विदिशा। शुंग काल में किस प्रसिद्ध स्मृति ग्रंथ की रचना हुई? तो मनु स्मृति की रचना हुई शुंग काल में। पुष्यमित्र शुंग को किसने पराजित किया था? तो इसे पराजित किया था कलिंग नरेश खारवेल ने। किसे पराजित किया? पुष्यमित्र शुंग को। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। और शुंग वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? तो यह हुआ है कर्ण वंश का। कर्ण वंश के बाद किस नरेश ने सातवाहन वंश की स्थापना की? सिमुक ने कर्ण के बाद सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? नाना घाट अभिलेख से। सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम को पुराणों में क्या कहा गया है? कृष्ण का पुत्र। अजंता की गुफाओं में उत्कीर्णन का कार्य सर्वप्रथम कब शुरू किया गया? सातवाहन शासन काल में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र शातकर्णी। सातवाहन काल में प्रयुक्त होने वाले चांदी और तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? कारशापण।
आप पॉज करके देख लीजिएगा। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ किसने किया? सातवाहनों ने। सातवाहनों की राजकीय भाषा कौन सी थी? प्राकृत। और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। सातवाहनों द्वारा किए गए मुख्य निर्माण हैं अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, अमरावती एवं नागार्जुन कोंडा के स्तूप और कारले का चैत्य। किसके सिक्कों पर जलपोत के चिन्ह मिले हैं? तो यज्ञ श्री सातकर्णी, जो एक सातवाहन राजा था, उसके सिक्कों पर जलपोत के चिन्ह मिले हैं। सातवाहनों में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी? तो उनमें थी मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था। कुछ समाज पितृसत्तात्मक थे, तो जो सातवाहन थे इनमें थी मातृसत्तात्मक शासन व्यवस्था। अब आगे बढ़ते हैं विदेशी आक्रमण। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो यह किए थे यूनानियों ने। सिक्कों पर राजाओं के चित्र एवं तिथि लेखन की परिपाटी को किसने शुरू किया? यूनानियों ने शुरू किया था। नेक्स्ट है पहला वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? वो था गोंदो फर्निस। जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो इसे लिखा गया है संस्कृत भाषा में। बहुत इंपॉर्टेंट है जूनागढ़ अभिलेख। सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो रुद्रदामन ने कराया था। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? कुजुल कडफिसेस ने 15 ईस्वी में। कुषाण शासकों ने किन सिक्कों को प्रचलित किया? सोने और तांबे के सिक्कों को प्रचलित किया कुषाण शासकों ने। कुषाण वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क कब राजा बना? 78 ईस्वी में कनिष्क राजा बना। अब जब कनिष्क 78 ईस्वी में राजा बना तो अपने उस समय उसने कनिष्क ने एक संवत की स्थापना की, जो अभी तक भी जो संवत चलता है वह था शक संवत। तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में कौन सा संवत शुरू किया? शक संवत। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, जो वर्तमान का पेशावर है वही क्या था? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर। कनिष्क की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? तो वह थी मथुरा। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहाँ कौन सा नगर बसाया? कनिष्कपुर। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? कुंडलवन कश्मीर में। और अध्यक्ष कौन थे उसके? वसुमित्र थे। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो यह था बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी। एक क्वेश्चन ये बनता है वो किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया कि वो बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो कनिष्क था बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी। और हमने आपको ये बताया कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद ही जो बौद्ध धर्म था वह हीनयान और महायान दो पंथों में विभक्त हो गया। सारी बौद्ध संगीतियों का हमने आपको डेटा दिया हुआ है, पूरी डिटेल दी हुई है, आप उसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति में कौन सी पुस्तक लिखी गई? विभाषा शास्त्र। और किसने लिखी? जो उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र ने लिखी थी। कौन सी पुस्तक है? विभाषा शास्त्र। महान दार्शनिक अश्वघोष किसके दरबार में रहता था? तो वह रहता था कनिष्क के दरबार में, और वह था कनिष्क का राजकवि। कौन था? अश्वघोष। अश्वघोष की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो सबसे फेमस रचना अश्वघोष की जो है वो है बुद्ध चरित, और एक और याद कर लीजिएगा आप, सूत्रालंकार। अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार। कुषाण काल की कला की दो प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी? मथुरा एवं गांधार शैली कब प्रचलित थी? कुषाण काल में कला की दो प्रमुख शैलियाँ थी, मथुरा शैली एवं गांधार शैली। अब एग्जाम में कला एवं संस्कृति से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको ये पूछा जा सकता है। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया आपका यूनानी आक्रमण वगैरह। अब हम आगे बढ़ते हैं। कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान कौन से थे? कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान थे आपके नागार्जुन, चरक और अश्वघोष। ठीक है, ये प्रमुख हैं, और भी रहते थे लेकिन आप प्रमुख याद कर लीजिएगा जो पूछे जाते हैं, नागार्जुन, चरक, अश्वघोष। शून्यवाद का प्रतिपादक कौन था? नागार्जुन। नागार्जुन द्वारा लिखित जो प्रमुख पुस्तक है वो है माध्यमिक सूत्र।
ये कनिष्क के दरबार में रहने वाले नागार्जुन थे जो शून्यवाद के प्रतिपादक थे, जिन्होंने पुस्तक लिखी माध्यमिक सूत्र। अब आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता का लेखक कौन था? तो चरक। और चरक कौन था? कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो विभाषा शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? तो यह किया अश्वघोष ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक था आपका वासुदेव। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन जो कनिष्क के दरबार में रहता था उसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ये क्या थे? शून्यवाद के प्रतिपादक भी थे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो यह चलाए थे कुषाणों ने। कुषाण काल में चीन और रोम के मध्य जो व्यापार था, सोने के सिक्के हमने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले चलाए भी किसने हैं? जो यूनानियों ने चलाए हैं। ठीक है, और सर्वाधिक शुद्ध चलाए कुषाणों ने। कुषाण काल में चीन और रोम के मध्य व्यापार किस मार्ग से संपन्न होता था? तो रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग, सिल्क रूट जिसे अब खोलने की बात हो रही है, तो सिल्क रूट या रेशम मार्ग से चीन और रोम के मध्य व्यापार होता था कुषाण काल में, और कनिष्क इससे बहुत अच्छी आय भी करता था। आप जब कभी मेंस पढ़ेंगे तो तब आपको ये चीज़ें जानकारी में आ जाएंगी। अब पढ़ते हैं संगम युग। संगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संगम का शाब्दिक अर्थ है साहित्यकारों की सभा या मंडली। कहीं कहीं पर इसे विद्वजनों या विद्वानों की सभा या मंडली भी कहा गया है। तो आप ऐसे विद्वानों की मंडली या विद्वानों की सभा भी लिख सकते हैं, और इसे साहित्यकारों की सभा या मंडली भी आप इसे लिख सकते हैं। भारत में कितने संगम हुए? तो कुल संगम हुए 3। प्रथम संगम हुआ था आपका मदुरई, द्वितीय आपका हुआ था कपाटपुरम, और तृतीय संगम कहाँ हुआ था? आपका मदुरई में हुआ था। तो प्रथम और तृतीय 2 संगम आपके मदुरई में हुए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मदुरई में कितने संगम हुए? तो 2 हुए, और दूसरा कहाँ हुआ? कपाटपुरम में। संगम साहित्य से दक्षिण भारत के किन प्रमुख राज्यों का विवरण प्राप्त होता है? तो पांड्य, चोल और चेर। पांड्य, चोल और चेर 3 राज्यों का विवरण संगम साहित्य से पता चलता है। दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति किसने फैलाई? अगस्त्य ऋषि ने। संगम युग का समय क्या था? 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा तक। ध्यान दीजिएगा। दक्षिण भारत की प्राचीन भाषा क्या थी? तमिल थी। अब जो पांड्य, चोल और चेर हैं उनमें से पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य शासकों की राजधानी थी मदुरई। इसमें पांड्य, चोल, चेर जो 3 राज्य हैं इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है संगम से, संगम साहित्यों से। और संगम साहित्यों में पांड्य शासकों की राजधानी थी मदुरई। तमिल भाषा का व्याकरण किसे कहा जाता है? तो एक पुस्तक का नाम है तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम की रचना तोल्काप्पियर ने की थी। एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इतना ज़रूर है तमिल भाषा का व्याकरण पूछा जाता है। तो तमिल भाषा का व्याकरण किसे कहा जाता है? तो इसे यह कहा जाता है तोल्काप्पियम को। ठीक है। चोलों की जो दूसरा था, चोल, पांड्य और चेर में चोलों की राजधानी कहाँ पर थी? उरैयुर। जो ये चोल थे, इन चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा। दक्षिण भारत के जो वंश हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, छोटे ही पूछे जाएंगे, तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे। चोलों की राजधानी कहाँ थी? उरैयुर। पांड्यों की राजधानी थी मदुरई। चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ। अब आगे बढ़ते हैं। पांड्य देश किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध था? तो जो पांड्य देश था जहाँ पे पांड्य शासक रहते थे वो किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध था? तो वह प्रसिद्ध था आपका, पांड्य देश प्रसिद्ध था आपका मोतियों के लिए। ठीक है। तो पांड्य देश किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध था? पांड्य देश था मोतियों के लिए प्रसिद्ध। कौन सी नदी पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी? तो एक थी वेंगी नदी जो पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी। संगम युग में कौन सा स्थान व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था? तो यह स्थान है अरिकमेडु। ध्यान रख लीजिएगा, नाम क्या है इसका? अरिकमेडु। किसके लिए प्रसिद्ध था? यह व्यापारिक केंद्र के रूप में
प्रसिद्ध था। कब था? संगम युग में। सिंधु से कन्याकुमारी तक 24 बंदरगाहों का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? 24 बंदरगाहें। कितने बंदरगाहें? 24। पुस्तक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पुस्तक का नाम क्या है जिसमें सिंधु से कन्याकुमारी तक 24 बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है? वह है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इससे हमें भारत एवं रोम के बीच व्यापार का भी पता चलता है। इस पुस्तक से पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन था? तो उसका नाम था करिकाल। और इस करिकाल ने कावेरी नदी पर एक लंबा बांध बनाया था। ध्यान रख लीजिएगा, चोल शासक, सबसे शक्तिशाली चोल शासक करिकाल, जिसने कावेरी नदी पर बांध बनाया। संगम युग का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो उनका लोकप्रिय देवता था मुरुगन। संगम युग में मंदिर को क्या कहा जाता था? तो नागर। और मंदिर निर्माण की नागर शैली यहीं से ली गई है। तो उत्तर भारत के कई मंदिरों में भी नागर शैली का हमें दर्शन होता है। तो संगम युग में मंदिरों को क्या कहा जाता था? नागर कहा जाता था। अब हम आगे बढ़ते हैं गुप्त साम्राज्य की तरफ। गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ था? मौर्य साम्राज्य हम पढ़ चुके हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था कौशाम्बी में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। एक्चुअल संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त, मतलब जो था संस्थापक, माना जाता है वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को। सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की? तो यह करी थी आपके चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन सी उपाधि धारण की थी? ये भी पूछा जाता है इस एग्जाम में। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यह थी महाराजा धीराज। अब इतने समुद्रगुप्त एक राजा थे। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त जो गुप्त साम्राज्य के राजा थे, इनका दरबारी कवि था हरिसेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। नेक्स्ट है, हरिसेन जो दरबारी कवि था उसने किस पुस्तक की रचना की? प्रयाग प्रशस्ति की। तो ये भी पूछा जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने। फिर है, किस शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त। बहुत ही एग्जाम का पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन। किस शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वह भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा? यह कहा विंसेंट स्मिथ ने। किसने कहा था नेपोलियन? विंसेंट स्मिथ ने। और किसको कहा? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के कितने शासकों को पराजित किया था? तो समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया था। आपके ध्यान रख लीजिएगा। तो समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के कितने शासकों को पराजित किया था? 9 शासकों को। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से किसके विषय में जानकारी मिलती है? यह मिलती है समुद्रगुप्त के विषय में। समुद्रगुप्त के बाद कौन गुप्त साम्राज्य का शासक बना? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। और देवराज एवं देवगुप्त इनके अन्य नाम थे। सुन लीजिएगा ध्यान से, देवराज एवं देवगुप्त इनके अन्य नाम थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, जिन्हें सभी लोग जानते हैं। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किसके सिक्के जारी किए? तो उन्होंने जारी किए चांदी के सिक्के। किस उपलक्ष्य में? शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। आगे बढ़ते हैं आपके, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या एग्जाम में पूछा जाए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कालिदास उनके दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। एग्जाम में अक्सर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पूछा जाता है। आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों याद कीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने रत्न रहते थे? तो 9 रत्न रहते थे, कालिदास उनमें से एक थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने।
ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध किसे कहा जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को कहते हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध। कुमार गुप्त के बाद कौन गद्दी पर बैठा? अब बैठता है स्कंद गुप्त। और स्कंद गुप्त जब गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठते ही उसे किसके आक्रमणों का सामना करना पड़ा? तो उसे करना पड़ा था हूणों के आक्रमण का सामना। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को क्या कहा गया है? तो उन्हें कहा गया है म्लेच्छ। ठीक है। गिरनार पर्वत पर स्थित किस झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने कराया? तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया स्कंदगुप्त ने। कहाँ पर है ये? गिरनार पर्वत पर। सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर किसने बनवाया? यह बनवाया चक्रपालित ने। हूणों का महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो उसका नाम था तोरमाण। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? वह था विष्णुगुप्त। अब गुप्त काल की कुछ शासन व्यवस्था देख लेते हैं। गुप्त काल में भू राजस्व कितना लिया जाता था? 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था भू राजस्व। नगर का मुख्य अधिकारी कौन होता था गुप्त काल में? उसको कहते थे पुरपाल। हम गुप्त साम्राज्य की बात करें तो गुप्त प्रशासन में नगर का मुख्य अधिकारी कौन होता था? उसे कहा जाता था पुरपाल। अब जो गुप्त साम्राज्य था, इस गुप्त साम्राज्य में सभी व्यापारिक मार्ग कहाँ आकर मिलते थे? वैसे तो गुप्त साम्राज्य और मौर्य प्रशासन संबंधी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हमने जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही यहाँ पर लिए हैं। अगर आप डिटेल से एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं कम से कम अलग अलग वीडियोस में, तो आप हमें कमेंट में लिख लीजिएगा। हमारे पास मौर्य काल और गुप्त काल से, जो मौर्य प्रशासन तो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, तो मौर्य काल से हम आपको डिटेल एक आधा घंटे का यानी कम से कम 50 क्वेश्चन का आपके लिए मौर्य काल से बना देंगे। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं सभी व्यापारिक मार्ग गुप्त साम्राज्य में कहाँ कर मिलते थे? उज्जैन में मिलते थे। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? अब स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा है? दीनार। किसने? गुप्त साम्राज्य में। किसने जारी किए? गुप्तों ने। तो सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के यानी दीनार किसने जारी किए थे? गुप्त राजाओं ने यानी गुप्तों ने जारी किए थे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रथम सती होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि प्रथम सती होने का जो प्रमाण है वह हमें मिला है एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख से। और कब का है एरण अभिलेख? 510 ईस्वी में एरण अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि प्रथम सती कब हुई थी? 510 ईसा में। ठीक है। नेक्स्ट है गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म क्या था? गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म था वैष्णव धर्म। ठीक। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़। देवगढ़ का दशावतार मंदिर तथा अजंता की गुफाएं किस काल के हैं? ये गुप्त काल के हैं। काल इसमें प्रिंट नहीं हो पाया है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर और अजंता की गुफाएं आपकी हैं गुप्त काल की। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल, क्योंकि इसमें कालिदास जैसे महान संस्कृत कवि हुए थे। गुप्त काल के सबसे बड़े विद्वान जिन्होंने आर्यभट्टियम की रचना की थी वो कौन थे? आर्यभट्ट। तो 2-3 क्वेश्चन बन गए। आर्यभट्टियम की रचना किसने की? आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट किस काल के थे? आपके गुप्त काल के थे। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख किस विषय में जानकारी देता है? तो स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख हमें जानकारी देगा हूणों द्वारा आक्रमण की। जैसे अभी हमने बताया एरण अभिलेख क्या बताता है? प्रथम सती होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो जो अभिलेख थे ये कुछ जानकारी देते थे। जैसे स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख क्या बताएगा? हूणों द्वारा आक्रमण की जानकारी। अब आया आपका पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति द्वारा कहाँ पर की गई थी? थानेश्वर में। थानेश्वर कहाँ? अम्बाला। और ये कहाँ है? हरियाणा में। हर्षवर्धन कब राजगद्दी पर बैठा? तो हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के विषय में व्यापक जानकारी का स्रोत क्या है? हर्षवर्धन के विषय में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो हर्षचरित से। हर्षचरित किसने लिखी?
बाणभट्ट। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन इंक्लूड हो गए। एक तो हर्षवर्धन के विषय में जानकारी कहाँ से मिली आपको, हर्षचरित। दूसरा, हर्षचरित किसने लिखी, बाणभट्ट ने। और बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है, हर्षचरित। नेक्स्ट है, बाणभट्ट कौन था, हर्षवर्धन का दरबारी कवि। हर्ष ने कुल कितने वर्ष तक शासन किया, 41 वर्षों तक। चीनी यात्री ह्वेनसांग कब भारत आया था, 629 से 645 ईस्वी के बीच हर्षवर्धन के शासनकाल में वो भारत आया था। ये मेन चीज़ आपको याद रखनी। बाकी 629 से 645 ईस्वी के बीच। हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, कन्नौज। शिलादित्य के नाम से किसे जाना जाता है, हर्ष को। तो हर्ष का एक और नाम क्या है, शिलादित्य। हर्ष की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती प्रणय। हर्ष ने विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन कहाँ पर किया, कन्नौज तथा प्रयाग में। और प्रयाग में प्रतिवर्ष आयोजित सभा को क्या कहा जाता था, मोक्ष परिषद। ह्वेनसांग ने शूद्रों को क्या कहा, कृषक। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय कब गया था, 637 ईस्वी में। और उसमें कुलपति कौन था, आचार्य शीलभद्र। ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, CU की, ह्वेनसांग का यात्रा विवरण। दक्षिण के किस शासक ने हर्षवर्धन को आगे बढ़ने से रोक दिया, तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को आगे बढ़ने से रोक दिया। और पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी, वातापी थी। अब है प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था, मिहिर भोज। काव्य मीमांसा एवं कर्पूर मंजरी किसकी रचनाएं हैं, तो ये हैं राजशेखर की। बगदाद निवासी अल मसूदी कब भारत आया था, महिपाल के समय में 915-916 ईस्वी में। और इंद्र तृतीय एक राजा थे, उनका काल भी यही था जब अल मसूदी भारत आया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की, दंती दुर्ग ने की थी। और कब की थी, 752 ईस्वी में। दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी कौन हुआ, इसका उत्तराधिकारी हुआ कृष्ण प्रथम। और जो एक कृष्ण प्रथम था राष्ट्रकूट वंश का शासक, इसने किसका अस्तित्व समाप्त किया, तो बादामी के जो चालुक्य थे, चालुक्य अलग अलग जगहों के थे, तो बादामी के चालुक्यों का अस्तित्व समाप्त किया। तंजावुर में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, कृष्ण प्रथम ने। कहाँ कराया, तंजावुर में विजय स्तंभ का निर्माण। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ, राष्ट्रकूटों के समय में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, धर्मपाल ने। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च क्षेत्र दान में क्या दिया, 200 गांव दिए। अब आगे आपके राजपूत वंश। सबसे पहला है गहड़वाल। गहड़वाल शासकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें जाना जाता है काशी नरेश के नाम से। गहड़वालों की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज। गहड़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था, जयचंद। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ, मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य 1193-94 ईस्वी में, जिसमें राजस्थान के अजमेर की स्थापना किसने की थी, अजय राज ने की थी। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था, पृथ्वीराज तृतीय, जिसको हम पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसके मध्य हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था, चंद बरदाई। और चंद बरदाई ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, पृथ्वीराज रासो की। प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि किसे कहा जाता है, चंद बरदाई को। और पृथ्वीराज विजय की रचना किसके द्वारा की गई थी, राज कवि जयानक के द्वारा। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया, पृथ्वीराज चौहान ने। किसे कविराज उपनाम से जाना जाता है, कविराज किसे कहते हैं हम, भोज को। चंदेलों की राजधानी कहाँ थी, खजुराहो। खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया, यशोवर्मन ने। और चंदेल राज्य को अपने राज्य में किसने मिला लिया, अलाउद्दीन खिलजी ने।
कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया? चंदेल राजा धंगदेव ने। किस मंदिर का निर्माण कराया? कंदरिया महादेव का। सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग अपने लेखों में किसने कराया? चंदेल राजा। आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनाया? बिमल ने। चालुक्य अथवा सोलंकी राजाओं ने किस सूर्य मंदिर को बनवाया? मोढेरा का सूर्य मंदिर। दिल्ली की स्थापना किसने की? अनंगपाल तोमर ने। मेवाड़ पर किस राजपूत वंश का था? सिसोदिया वंश का। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा ने। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? खतौली में। और राणा सांगा एवं बाबर के बीच खानवा में युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? महाराणा प्रताप। और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और किसके बीच हुआ? अकबर के बीच। अब हैं दक्षिण भारत के राजवंश। मत्तविलास प्रहसन की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन ने। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में चीनी यात्री हुएनसांग कहाँ गया था? कांची गया था। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान दंडी किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। और दंडी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं 10 कुमार चरित तथा काव्य दर्श। पल्लव शासकों द्वारा बनाए गए रथ मंदिरों को क्या कहा जाता है? सप्त पैगोड़ा। बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना की पुलकेशिन द्वितीय ने। और पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिण का स्वामी किसने स्वीकार किया? हर्षवर्धन ने। पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराकर मार डाला? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पुलकेशिन द्वितीय को मारने के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? वातापी कोंड की। चोलों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में। किसकी नौसेना सर्वाधिक मजबूत थी? चोलों की। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजराज प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? गंगईकोंड चोलपुरम। दक्षिण पूर्व एशिया जिसमें मलय प्रायद्वीप जावा सुमात्रा इनकी विजय किस शासक ने की? राजेंद्र प्रताप प्रथम ने। और इसके साथ ही उसने अंडमान निकोबार अराकान तथा पेगू की भी विजय की। तो दक्षिण पूर्व एशिया की जो विजय की वो शासक ने की थी? राजेंद्र प्रथम ने। और आगे बढ़ते हैं। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। तमिल रामायण की रचना कम्बन द्वारा किसके शासनकाल में की गई? कुलोत्तुंग द्वितीय के शासनकाल में। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। चोल काल में मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहते थे? गोपुरम। लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किसने की? बासव ने। सिद्धांत शिरोमणि की रचनाकार भास्कराचार्य। होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र। सिद्धांत शिरोमणि की रचना किसने की? भास्कराचार्य ने। नयनार संत किसके उपासक थे? शिव के। अलवार संत किसके उपासक थे? विष्णु के। समुद्री शक्ति के लिए विख्यात थे चोल। चोल काल के प्रमुख